जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखेंगे पूर्व गुप्त काल यानी कि गुप्तों के आने से पहले कैसा था भारत। तो चलिए देखते हैं। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इनमें से कुछ राज्यों का प्रशासन राजतंत्र के आधार पर था और कुछ जनतंत्र के आधार पर था। इसी काल तक आते आते सातवाहन वंश का पतन हो चुका था और दक्कन में नए राज्यों का उदय हुआ। मौर्य वंश के पतन के बाद दीर्घ काल में हर्षवर्धन काल तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रह पाई। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल में के उपरांत तीसरी शताब्दी ईस्वी में तीन राजवंशों का उदय हुआ था, जिनमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकटक्य वंश और तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुए राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को जाता है। राजतांत्रिक शासन के तहत निम्नलिखित राजवंशों का शासन चल रहा था। पहला था गुप्त साम्राज्य, जो कि हम लोग आगे चल के विस्तार में पढ़ेंगे। दूसरा देख लेते हैं वाकटक्य वंश। इसका उदय राजस्थान के ओखरा के निकट हुआ था। इस वंश का संस्थापक विंध्यन शक्ति था। वाकटक वंश ने अपने साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड से हैदराबाद तक किया था। इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र पर भी इनका अधिकार था। अगला है नागवंश। यह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजवंश था। इस वंश की स्थापना नागवंश के द्वारा की गई थी। इसने विदिशा यानी कि उत्तर प्रदेश, कांतीपुर, मथुरा, पद्मावत जैसे क्षेत्रों में साम्राज्य स्थापित किया था। नागवंश की राजधानी पद्मावत थी। इस वंश के गणपति नाग के नाम से उल्लेख समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। गणपति नाग ने ही पवित्र गंगा और यमुना की मानव रूप में देकर मंदिरों में वास्तुकला में स्थान दिया था। यानी कि इन्होंने ही गणपति नाग ने ही मानव रूप में गंगा और यमुना की पूजा मूर्ति के रूप में पूजा प्रारंभ की थी। शक वंश, अगर आप सोच रहे होंगे कि शक वंश समाप्त हो गया तो ऐसा नहीं हुआ था। शक वंश को समाप्त किसने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। शकों की एक शाखा पश्चिमी पंजाब में अभी भी शासन कर रही थी। शकों की यह शाखा शक मुरुंड के नाम से जानी जाती थी। शकों की एक अन्य शाखा गुजरात, कठियावाड़ और पश्चिमी राजस्थान में शासन कर रही थी। यानी कि इतने जगह शको अभी भी शासन कर रहे थे। शकों को पूरी तरीके से हटाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने और उसके बाद उन्होंने अपने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चलिए देख लेते हैं। शकों की इसी शाखा का अंत गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर किया था। ठीक है, अंतिम शासक कौन था शक का? तो रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इसी शकों को चंद्रगुप्त ने पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। अब तो आप लोग सारी शाखाएं देख चुके हैं, लेकिन कहीं कहीं आप ये सोच रहे होंगे कि गुप्त वंश सामंत से निकले थे, तो वो भी हम आपको क्लियर कर देते। सामंती व्यवस्था स्टार्ट किसने की थी? सातवाहनों ने। ठीक है, ये कुषाण वंश में भी जारी थी। जो राजा हुआ करता था वो दान में जमीन दिया करता था। ये पैसे की जगह जमीन दिया जाता था। तो सामंतों के पास ज्यादा जमीन हो गई तो वो अपना अलग राज्य बनाने लगे, जिनमें से श्रीगुप्त ने भी यही किया था। वो पहले सामंत थे, उन्होंने अपने आप को राजा भी घोषित नहीं किया था। घटोत्कच भी वैसा ही था, उनका जो पुत्र दूसरा आया। लेकिन जो घटोत्कच का जो पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया था और साथ में लिच्छवी नरेश की पुत्री से उन्होंने शादी भी किया था। तो अगर बोला जाए कि राजा कहाँ से शुरू हुआ था तो चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू हुआ था। और ऐसा अगर सामंत बन करके किन्होंने राज किया था तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक हम लोग देख लेते हैं पूर्व गुप्त कालीन गणराज, क्योंकि उस टाइम कुछ कुछ गणराज भी थे, जिनमें से लिच्छवी भी एक गणराज था। तो कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। पूर्व गुप्त काल में कुछ जगहों पर गणराजों का उदय हुआ, जिनमें से निम्नलिखित प्रमुख थे। वो कौन कौन से थे चलिए देखते हैं। योधेय, इस गणराज का शासन पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कुछ भागों में था। कुषाण को योधेय ने ही पराजित किया था। ठीक है, इस उपलक्ष्य में उन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। दूसरा था कुनिंद, इस गणराज का शासन सतलज से व्यास नदी के मध्य था। तीसरा था अर्जुनायन, इसका शासन आगरा से जयपुर के बीच था। इनके द्वारा जारी किया गया सिक्के में अर्जुनायन शब्द का उत्कीर्ण है, यानी कि लिखा हुआ है। मालव, इसकी राजधानी मालव नगर यानी कि जयपुर थी। इनका उदय अर्जुनायन के पतन के पश्चात हुआ था, यानी कि जब अर्जुनायन का पतन हो गया उसके बाद मालवा का उदय हुआ था। पांचवा था मद्र, इस
गणराज ने अपने सिक्के नहीं चलाए थे। इनकी राजधानी साकल यानी कि सियालकोट थी। छठा है लिच्छवी। नेपाल की तराई में लिच्छवी एक महत्वपूर्ण गणराज था जिसकी राजधानी वैशाली थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी का विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सिक्के में कुमार देवी का चित्र जारी किया और समुद्रगुप्त ने सिक्के पर लिच्छवाय शब्द का उत्कीर्ण मिलता है जो कि संस्कृत में बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग पूर्व गुप्त काल देख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग गुप्त काल में घुसेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि गुप्त काल क्या है, ऐतिहासिक स्रोत क्या है। ठीक है, कहाँ से पता चलता है कि गुप्त काल कहाँ से आया था। ठीक है, मतलब गुप्त काल था वो कहाँ से पता चलता है। लेकिन उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और अगर कमेंट सेक्शन में आपको मुझे कोई भी मतलब सजेशन देना है तो आप लिख सकते हैं, या कुछ पूछना है तो भी आप लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।